मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 5 आय और खर्च की संकल्पना। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि आर्थिक विश्लेषण में पीढ़ी का व्यवहार समझने के लिए खर्च और आय की संकल्पना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। उत्पादन के प्रमाण में बदलाव होने से कुल उत्पादन खर्च में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है। और खर्च से पीढ़ी के व्यय के पहलू का ख्याल आता है, जबकि आय की संकल्पना प्राप्त करने से पीढ़ी की आय के पहलू की ख्याल मिलता है। और आय और व्यय की संकल्पना सामान्य स्तर से हम देख सकते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है, पीढ़ी को अपनी वस्तु निश्चित करने में मदद मिलती है संकल्पना से। दूसरा, पीढ़ी को अपना लाभ महत्तम करने का मार्गदर्शन मिलता है, किस तरह से लाभ प्राप्त करना है। तीसरा है, महत्तम लाभ को समझने के लिए हम किसे समझते हैं, तो सीमांत खर्च उपयोगी है। चौथा पॉइंट है, सीमांत खर्च की संकल्पना पीढ़ी के व्यवहार को समझने में क्या होती है, मदद होती है, सहायक होती है। पांचवा पॉइंट है, पीढ़ी कितने साधनों का निवेश करेगी, किस तरह करेगी, रोजगार देगी, कितना उत्पादन करेगी, कहाँ पर पूंजी इन्वेस्टमेंट करेगी, ये आदि भूमिका निभाती है। छठा पॉइंट है हमारा वैकल्पिक खर्च की संकल्पना, साधनों की वैकल्पिक उपयोग का संचालकीय इकोनॉमिक में उपयोग होता है। सातवां पॉइंट है, मुद्रा की खर्च की संकल्पना पीढ़ी में संचालन में क्या है, मार्गदर्शक है, हमको सिखाता है। जैसे कि उपरोक्त एवं अन्य कारणों से पीढ़ी का खर्च आय का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो रकम उपयोग में लेते हैं उसे हम खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पादन खर्च कहते हैं। तो सबसे पहले हम खर्च की विविध संकल्पना के बारे में देखेंगे। पहला है वास्तविक खर्च। वास्तविक खर्च की संकल्पना प्रशिष्ट अर्थशास्त्रियों ने बताई है कि उन्होंने ये संकल्पना मूल, साधन, श्रम, जमीन के संदर्भ में की है। इन चारों चीज़ों का उपयोग करके किया है कि आधुनिक युग में पूंजी लगाने वाले और नियोजक करने वाले वर्ग की दृष्टि से भी विचार किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने क्या बताया है कि प्रक्रिया में जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जैसे कि श्रमिक, पूंजीपति, जो शारीरिक मानसिक कष्ट उठाते हैं, जो वस्तु का उत्पादन वास्तविक खर्च है, उत्पादन के कार्य के लिए पूंजी खर्च करते हैं, वही उत्पादन खर्च नहीं है, बल्कि उसके साथ में जो जुड़े हुए लोग, जैसे कि श्रमिकों की थकान, अरुचि का भाव इत्यादि, पूंजीपति का अपनी पूंजी उपयोग में त्याग करके बचत करता है। नियोजक को व्यवसाय की चिंता, असलामती, अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इन सभी का समावेश हम लोग किस में जोड़ते हैं, वास्तविक खर्च में जोड़ते हैं। वास्तविक खर्च को मुद्रा के स्वरूप में नहीं दर्शाया गया है, इसलिए वास्तविक खर्च को अवतित खर्च भी कह सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है कि उत्पादन के साधनों का वास्तविक खर्च का हम क्या करते हैं, सामना करते हैं, जिसे आकर्षित करने का काम, जैसे कि वेतन हुआ, ब्याज हुआ, लाभ हुआ, मुआवजा। अब जो वास्तविक खर्च है उसको मापने की जो भी कठिनाइयाँ हैं वो क्या क्या हैं, तो वास्तविक खर्च में जैसे कि थकान, व्यक्ति को अरुचि हो, इंटरेस्ट नहीं हो, परेशानी हो, त्याग हो, चिंता हो, इन सब का समावेश होता है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों का क्या करता है, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। विविध प्रकार की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, लोगों को श्वास में लेने में तकलीफ, जो श्वास की तकलीफ वाले व्यक्ति उनको होता है। अब वैकल्पिक खर्च। वैकल्पिक खर्च का ख्याल ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया है और प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है कि उत्पादन के साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगिता वाले होते हैं। इसी वास्तविकता यह संकल्पना आधारित है। ऐसे वैकल्पिक उपयोग रखने वाले साधनों को एक जगह में उपयोग लिया जाता है अथवा नहीं लिया जाता है। जैसे कि ज़मीन के एक टुकड़े पर हम क्या करते हैं, गेहूँ का उत्पादन करते हैं और उस पर हम अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकते। इसी तरह से उद्योग और व्यवसाय में भी होता है कि हमारे पास वैकल्पिक चीज़ होती है, उसमें से हमें चुनना पड़ता है। अब इसका अर्थ और समझ देखेंगे। उत्पादन के साधनों को किसी एक कार्य में लगाया जाए तो श्रेष्ठ विकल्प का हमें क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जिसे कहते हैं वैकल्पिक खर्च। त्याग करने वाले श्रेष्ठ विकल्प को
वैकल्पिक खर्च कहते हैं। उदाहरण जैसे ज़मीन में से एक टुकड़े का उपयोग गेहूँ चावल के लिए हो सकता है। यदि हमें गेहूँ चाहिए तो चावल का त्याग करना पड़ेगा, चावल चाहिए तो गेहूँ का। तो 2 लाख प्राप्त हो सकता है। यदि ज़मीन पर चावल का उत्पादन करेंगे तो 3.5 लाख उत्पादन होगा। लाभ की दृष्टि से किसान क्या करेगा, गेहूं के जगह पर चावल का उत्पादन करेगा जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, क्योंकि जब वो गेहूं का करेगा तो उससे 2 लाख ही होंगे और वो चावल का करेगा तो कितना होगा, 3.5 लाख होगा। ठीक है। अब पता है वैकल्पिक खर्च के मापन की जो कठिनाइयाँ समस्या है वो कौन कौन सी है। तो पहला है एका उपयोगी साधन। उत्पादन के किसी भी साधन एकमात्र एक ही उपयोग में हो तो वैकल्पिक खर्च हम ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि घास के मैदान में घास के अलावा कुछ अन्य उगा जाए तो बेरोजगार व्यक्ति के विषय में होता है, उससे क्या मिल जाएगा, कोई काम मिलेगा। और बेरोजगार व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता, उससे वैकल्पिक खर्च कैसे गिना जाए। दूसरा है विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन। यदि उत्पादन के साधन विशिष्ट प्रकार के हों तो हम क्या कर सकते हैं, विविध प्रकार का मुआवजा में वैकल्पिक खर्च के आधार पर नहीं बल्कि साधनों की मांग के आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं। उदाहरण जैसे कि कंप्यूटर का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को अणुशक्ति का ज्ञान भी रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्राकीय खर्च। आर्थिक विश्लेषण करते हैं, उत्पादन का निर्णय और कीमत निर्धारण के मुद्राकीय खर्च का ख्याल उपयोग में आता है, क्योंकि वास्तविक खर्च और वैकल्पिक खर्च का जो ख्याल है वो मर्यादित है, उसका व्यापक उपयोग संभव नहीं है। उत्पादन खर्च को मुद्रा में दर्शाया जाता है, इसलिए मुद्रा के खर्च का ख्याल उपयोगी है। महत्तम लाभ का उद्देश्य रखने के लिए उत्पादन खर्च को मुद्रा में दर्शाया जाता है। ठीक है। और आय को महत्तम करने का हम प्रयास करते हैं। प्रक्रिया की मुद्रा में जो खर्च होता है उसे मुद्रा की खर्च कहते हैं। जैसे कि पेन बनाने वाले एक उद्योगपति है, उसने क्या किया, 1000 पेन का उत्पादन करने के लिए मुद्रा कितना खर्च किया, 50,000। तो ये 50,000 क्या है, उसका मुद्रा की खर्च हम मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कम अवधि और लंबी अवधि। अवधि का मतलब होता है समय, कम का मतलब होता है थोड़ा, और अधिक का, लंबी का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक। निश्चित समयावधि के आधार पर कम अवधि को मुद्रा के खर्च के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। उत्पादन के कई साधन ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। साधनों का प्रमाण बदलने पर उत्पादन का प्रमाण भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कच्चा माल है, श्रमिक है, ईंधन है इत्यादि, ये कम अवधि में बदला नहीं जा सकता। ठीक है। औद्योगिक इकाई में जैसे कि मकान हुआ, स्टाफ हुआ, प्रमाण में कम अवधि में इसको भी बदल नहीं सकते। कम अवधि की चीज़ हम देखेंगे तो कम अवधि में पीढ़ी के कद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शक्ति का उपयोग करके हम उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कम समय में और पीढ़ी के कई साधन स्थिर होते हैं जैसे प्लांट, यंत्र सामग्री, मकान इत्यादि, किंतु अस्थिर साधन जैसे कि कच्चा माल, श्रमिक, बिजली इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके उत्पादन में कमी या वृद्धि हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो लंबी अवधि। लंबी अवधि अर्थात कि समय की दृष्टि से लंबी अवधि अर्थात ऐसी समयावधि कि जिसमें पीढ़ी के तमाम अस्थिर हो जाते हैं, अर्थात उन साधनों में जड़ मूल में परिवर्तन संभव है, जैसे कि कोई प्लांट हो गया, यंत्र सामग्री हुई, कोई उद्योग हुआ, मकान हुआ, इसे हम लंबी अवधि कह सकते हैं। जैसे हमने कोई मकान लिया, कोई ऑफिस लिया या कोई प्रॉपर्टी ली तो उसको हम बार बार बदल नहीं सकते। अब देखेंगे कि उत्पादन का खर्च का वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, कम समय के लिए और लंबे समय के लिए। कम समय में देखो क्या क्या आएगा, स्थिर खर्च आएगा, अस्थिर खर्च आएगा। स्थिर खर्च में जैसे कि औसत स्थिर खर्च आएगा और अस्थिर खर्च में क्या आएगा, औसत स्थिर खर्च। ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है, स्थिर खर्च मतलब कि स्थायी, जिसे हम बार बार बदल नहीं सकते। उत्पादन का प्रमाण बढ़े या घटे, शून्य हो जाए किंतु खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे खर्च को हम क्या कहेंगे, स्थिर खर्च कहेंगे। स्थिर खर्च कम अवधि में स्थिर खर्च का उत्पादन में कद के साथ कोई संबंध नहीं होता। स्थिर खर्च में नियमित स्टाफ का वेतन, औद्योगिक इकाई के मकान का किराया मिलकर
व्यवसाय पर लाइसेंस, फीस, पूंजी पर ब्याज, बीमा प्रीमियम इत्यादि का हम समावेश कर सकते हैं। अब देखो ये जो कोष्ठक है उसमें उत्पादन का प्रमाण बताया इकाई में, और दूसरा क्या बताया, कुल स्थिर खर्च। तो उत्पादन का प्रमाण 0 है तो खर्च 100 है, उत्पादन 10 है तो भी 100 है, 20 है तो भी 100 है, मतलब ऐसा बताया है कि खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो देखो आकृति पर से हम देखेंगे, ये डायग्राम में हमने ओ वाई अक्ष पर हमने क्या लिखा है, स्थिर खर्च लिखा है, और ओ एक्स पर हमने क्या लिखा, उत्पादन का प्रमाण। ठीक है, जब उत्पादन का प्रमाण कितना था, 0 था, तब भी कितना खर्च है, 100 है, और उसके बाद 10 हो गया तो कितना है, 100 है, 20 है तो 100 है, 30 है तो 100 है, मतलब जो 100 के ऊपर हमारी जो रेखा गई है उसको हमने TFC बताया, मतलब कुल स्थिर खर्च। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो अस्थिर खर्च। अस्थिर खर्च में ऐसा बताया है कि कोई भी पीढ़ी का औद्योगिक इकाई या उत्पादन अस्थिर हो तो उसे अस्थिर खर्च कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का खर्च में परिवर्तन न हो, या बढ़ने पर खर्च बढ़ता है, उत्पादन घटने पर खर्च घटता है, या शून्य होने पर शून्य हो जाता है, तो इसे अस्थिर खर्च हम कहते हैं। जैसे कच्चे माल की कीमत, ईंधन, ठीक है, ईंधन हो गया, बिजली हुआ, वाहन व्यवहार हुआ, श्रमिकों को वेतन देना, उत्पादन का विक्रय करना आदि का समावेश होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे खर्च भी बढ़ेगा, इसे अस्थिर खर्च हम कह सकते हैं। उत्पादन शून्य हो तो अस्थिर खर्च कैसा हो जाता है, शून्य होता है, किंतु उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे अस्थिर खर्च भी क्या होता है, बढ़ता है। अनुसूची पर देखने में हमें पता चला कि देखो 30 की इकाई स्थिर रही तो घटते दर पर क्या हुआ, उत्पादन की दर में नियम होता है, तो 30 इकाई बाद में घटते हैं तो नियम के अनुसार क्या हुआ, अस्थिर खर्च बढ़ता है। अब उत्पादन का प्रमाण बताया है कि 0 है, फिर उसके बाद कितना बताया है, कुल खर्च में 0 है, 10 हुआ तो 80 है, 20 हुआ तो कितना है 150, 30 है तो 210, और 40 है तो 290, और 50 है तो 390। अब देखो आकृति मतलब TVS मतलब कुल अस्थिर की जो हमने आकृति देखी उसमें OY पर क्या बताया है, तो अस्थिर खर्च, OX पर क्या बताया है, उत्पादन इकाई में। ठीक है, तो जब हमारा कितना था, अस्थिर खर्च जब हमारा 0 था तो हमने कितना उत्पादन किया, तो हमने 0 किया। जब हमारा 10 हो गया है तो हमने कितना किया उत्पादन, तो 80 हुआ, तो 80 पर हमने क्या किया है, डॉट लगाया है, ए नाम रख दिया है। फिर इसी तरह जब हमारा 20 था तो 150, तो 150 पे हमने क्या लिखा है 20, और जब हमारा 30 था तो कितना है 200, जब हमारा 40 था तो कितना है 40 पे 290 बताया है, और जब हमारा 50 था तो कितना बताया है 390। और ये जो ये रेखा है इसे हमने TVS रेखा के रूप में जाना है, और अलग अलग बिंदु को हमने ABCD द्वारा द्वारा हमने अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक है, अब स्थिर खर्च की आकृति। स्थिर खर्च कम समय में खर्च निश्चित होती है, किंतु अस्थिर खर्च में क्या मतलब बदलाव, यह खर्च उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने अस्थिर खर्च को मुख्य खर्च के रूप में बताया है। अब देखेंगे बच्चे कि कुल खर्च, कुल उत्पादन और कुल खर्च के बीच का कार्यकरण का संबंध क्या है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। कुल उत्पादन अधिक हो तो कुल खर्च में भी अधिक होता है। पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च और कुल खर्च स्थिर खर्च का योग हमें क्या बताता है, कुल खर्च के बराबर। ये सूत्र में हम देखेंगे। तो TC क्या है, कुल खर्च, कुल स्थिर खर्च क्या है TFC, और कुल अस्थिर खर्च क्या है TVS। उत्पादन बढ़ाने पर स्थिर खर्च स्थिर रहता है, और अस्थिर खर्च में बढ़ोतरी जब भी होती है जिससे कुल खर्च में क्या होता है, अस्थिर खर्च में वृद्धि होती है। कुल खर्च की रेखा अस्थिर खर्च की रेखा के ऊपरी भाग में होती है, किंतु दोनों के बीच का जो लंब है वो अंतर समान रहता है। तो आकृति में देखो उत्पादन का प्रमाण कि कितना है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 और 50 है, और कुल स्थिर खर्च कितना है, 100 ही है। फिर कुल अस्थिर खर्च कितना है, पहले 0 है, फिर 80 है, फिर 150 है, 210 है, 290 है और 390, और टोटल इनका करेंगे तो कितना है, कुल खर्च 100 है, फिर 180 हुआ है, मतलब फिर 100 और 150 को दोनों को जोड़ा है तो 250,
फिर 310, 390 और 490। अब आकृति में हम देखेंगे कि ओ वाई पर कर दर्शाया है तो खर्च ओ एक्स पर क्या दर्शाया है, तो उत्पादन का प्रमाण। ठीक है, उत्पादन का प्रमाण पहले 0 था, तो कुल स्थिर खर्च की देखो, कुल स्थिर खर्च की जो हमने ये रेखा बनाई है उसे टीसी नाम दिया है। कुल अस्थिर की रेखा बनाई है उसे टीवीसी नाम दिया है। तो कुल स्थिर खर्च में 0 था, तो कुल खर्च कितना हुआ हमारा 100। तो ये रेखा हमने बताई है पहली वाली टीसी। फिर दूसरे ये जब 20 था तो हमारा खर्च कितना हुआ, तो 100। तो 20 से हमने 100 पर क्या किया, बिंदु दिया है। ठीक है, फिर 30 हमारा उत्पादन हुआ है, तो कुल स्थिर खर्च कितना है, 100 ही रहा है। तो जो बीच वाली रेखा है वो हमने टीटीसी के रूप में बताई है कि जो कोई भी किसी भी प्रकार का खर्च में परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा है कुल अस्थिर खर्च, मतलब जिसमें परिवर्तन हुआ है उसे हमने नाम दिया है टीवीसी। तो जब हमारा उत्पादन 0 था तो खर्च कितना था, 0। जब 10 था तो कितना हो गया, 80। ठीक है, और उसके बाद जब 20 था तो कितना है, 150। 30 था तो 210, 40 था तो 290 और 50 था तो 390। इस तरह से हमने दोनों का टोटल किया, किसका, उत्पादन का, कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर। तो दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आया हमारा, 490। देखो आकृति में ओ एक्स पर हमने क्या देखा है, तो ओ एक्स पर हमने देखा है उत्पादन का प्रमाण, ओ वाई पर हमने लिखा है खर्च। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है स्थिर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अस्थिर खर्च हमारा घटा है। ओ वाई पर हमने पी बिंदु से शुरू किया है और ओ किंतु कुल स्तर में, मतलब ओ पी जितना कुल स्तर हमारा कैसा है, 0 है। तो बच्चे आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसमें जो भी स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर उसमें मिलते हों वो क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट लेक्चर में आगे बनाऊंगी और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी।